नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। अपन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि मानव परिसंचरण तंत्र जो चैप्टर है वो पढ़ रहे थे। एक क्लास अपन ने ले ली जिसमें अपन ने ब्लड और ब्लड वेसल्स की बात की, और आज की क्लास में अपन हृदय यानी कि हार्ट के बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं। जितने भी सवाल यहाँ से हृदय से रिलेटेड आपके बनेंगे, वो कोई भी, चाहे हृदय की संरचना को लेकर के हो, चाहे उसके कार्य को लेकर के हो, चाहे हार्ट पंप मैकेनिज्म जो है उसको लेकर के हो, ईसीजी को लेकर के हो, हृदय से संबंधित विकार हो, पोर्टल सिस्टम जो होते हैं उनको लेकर के, निभाई का तंत्र को लेकर के, कोई भी प्रकार का जो हृदय से रिलेटेड टॉपिक है आज अपन A to Z उसको कवर करने वाले हैं। और पूरा लेक्चर आप ध्यान से देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ हृदय के अंदर आपको एक एक चीज मैं आपको फील करवा के बताऊंगा। और मैं 100% कहता हूँ कि आपको आज हृदय की पंपिंग की मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे उसमें ब्लड फ्लो होता है, ये सारी चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। आप अगर लास्ट तक क्लास में बने रहेंगे तो ये आपको खुद फील हो जाएगा लास्ट में कि वास्तव में आज अपन ने हृदय को सीख लिया। और ये केवल पढ़ाई के उद्देश्य से या एग्जाम ओरिएंटेड अपन को रह करके नहीं सीखना है। अपन को अपने खुद का हृदय कैसे काम करता है, कैसे उसकी स्ट्रक्चर है, इस चीज को जानने के लिए भी जिज्ञासु होना चाहिए। और इस वजह से भी आप इस लेक्चर को ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले तो जो मानव परिसंचरण तंत्र होता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो मानव परिसंचरण तंत्र होता है, परिसंचरण तरल। अब एक परिसंचरण तरल होता है वो अपन पढ़ चुके हैं, ब्लड और ब्लड वेसल्स पिछली क्लास में, वो आप समझ गए होंगे। अब ये जो परिसंचरण तरल होता है इसके आधार पर भी हम जीवों को अलग अलग भागों में बांटते हैं, जैसे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र, है ना। परिसंचरण तंत्र कई प्रकार के होते हैं, अपन लिख देते हैं यहाँ पे। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। अब सबसे पहले तो परिसंचरण तंत्र जो होता है उसके तीन भाग होते हैं। मानव का जो परिसंचरण तंत्र होता है उसके तीन भाग होते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है इसके अंदर वो होता है हृदय, दूसरा जो भाग होता है वो होता है रक्त, और तीसरा जो भाग होता है वो होता है रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी यानी कि हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ये तीन पार्ट होते हैं किसके, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र के। यहाँ पे ये तीन भाग होते हैं जिनमें से इसको और इसको अपन पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि ब्लड और ब्लड वेसल्स क्या होती है, डिटेल में अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आज अपन बात करेंगे हृदय के बारे में। अब जो रक्त होता है ना इसी को परिसंचरण तरल कहा जाता है। परिसंचरण तरल क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर, जैसे अब परिसंचरण तंत्र नाम भी कुछ बच्चों के समझ में नहीं आता है, क्योंकि पाचन तंत्र में कहूं तो बच्चों को खटाक से दिमाग में आ जाता है कि यार भोजन का पाचन होता है, इसमें भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। मैं कहता हूँ श्वसन तंत्र, तो सब खटाक से समझ में आ जाता है कि जो हम सांस लेते हैं उससे संबंधित जो तंत्र है वो श्वसन तंत्र है। मैं कहूँ उत्सर्जन तंत्र तो भी समझ में आ जाता है, लेकिन मैं कहूँ परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो थोड़ा सा दिमाग जो है वो क्या होता है, स्टक होता है। क्यों? क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में इतना शब्द अपन नहीं सुनते। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र जो है इसके अंदर तीन भाग होते हैं, ये तो आपको समझ गए। अब इसके अंदर होता है एक परिसंचरण तरल, है ना, समझना ध्यान से। परिसंचरण तरल, जैसे अपन इंसानों की बात करें तो अपन के अंदर जो परिसंचरण तरल होता है उसके अंदर क्या होता है, खून, रक्त होता है। अब ये रक्त करता क्या है, ये जो रक्त होता है ये हमारे शरीर के अंदर भोज्य पदार्थों का परिवहन, है ना। भोज्य पदार्थों का मतलब यानी कि जैसे ही भोजन पाचित हो गया, आपका भोजन का डाइजेशन कंप्लीटली हो गया, तो उसके बाद जो पोषक तत्व है वो पोषक तत्व तो पूरी बॉडी को चाहिए। भोजन तो छोटी आंत में पाचित हुआ है, भोजन तो पूरी बॉडी को चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये समझना है कि पूरी बॉडी के अंदर जो उन पोषक पदार्थों को लेके जाएगा, ऐसा भी तो एक माध्यम होना चाहिए, ऐसा भी तो एक माध्यम होना चाहिए। एक मिनट, ये मार्कर के अंदर पता नहीं इंक कैसे, है ना, समझ रहे मेरी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भोज्य पदार्थों को पूरे शरीर को चाहिए, एनर्जी तो पूरी बॉडी को चाहिए, तो वहां पे उन पोषक पदार्थों को कोई ऐसा माध्यम तो होना चाहिए जो पूरे शरीर में लेके जाए। ठीक है सर। सांस अपन लेते हैं तो सांस जो है वो फेफड़ों से पूरे शरीर में, कुप्पिकाओं से पूरे शरीर में ले जाने के लिए कोई तो एक माध्यम होना चाहिए जिसके माध्यम से वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंच पाए।
हमारी पूरी बॉडी में जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, अन्य उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सारी चीजें, तो उनको भी एक जगह लाके शरीर से बाहर निकालना है, पूरे शरीर से उनको भी तो लाना। यानी कि ये जो सारा काम करता है, कौन सा काम? पोषक पदार्थों का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन, ये सारे परिवहन करने के लिए कोई ना कोई मीडियम हमें चाहिए। मान लो आपको यहां से जोधपुर जाना है, दिल्ली जाना है, जयपुर जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो आपको एक माध्यम की आवश्यकता होगी, जरूर होगी। आप जोधपुर जा रहे हैं तो भी आपको माध्यम की आवश्यकता होगी, आप जोधपुर से आ रहे हैं तो भी आपको एक माध्यम की आवश्यकता होगी। और वो माध्यम क्या हो सकता है? कार हो सकती है, बस हो सकती है, ये हो सकता है। उसी प्रकार जो पोषक पदार्थ है उनको शरीर में जाने के लिए, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में वितरित करने के लिए हमारे पास एक जो माध्यम होता है वो होता है रक्त, खून। और वो खून हमारे पूरे शरीर में संचरित होता है और वहां पे हर पार्ट्स को, हर कोशिका को वो क्या देता है? पोषक पदार्थ देता है, ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करवाता है, वहां से कोई अपशिष्ट पदार्थ बन के तो उनको वापस लेके आता है। ये काम करता है परिसंचरण तरल। और परिसंचरण तरल में ये तीन चीजें मिली होती है, इन तीनों चीजों को मिला दें तो परिसंचरण तंत्र, उसको नाम दे दिया जाता है। समझ आ गया होगा कि परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में क्या काम करता है। समझ गए? भोज्य पदार्थों का या पोषक पदार्थों का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन, ये सारे के सारे काम परिसंचरण तरल द्वारा किए जाते हैं। ठीक, अब अपन देखते हैं परिसंचरण तरल। अब मैं हृदय के ऊपर सीधा जंप नहीं करता हूं, मैं परिसंचरण तंत्र के बारे में थोड़ा सा और आपको समझाता हूं, ठीक है? उसके बाद अपन हृदय को पढ़ेंगे। अब परिसंचरण तंत्र जो होता है ना, इसको अपन बांटेंगे अलग अलग प्रकारों पर। जैसे कि अपन सबसे पहले बांटे इसको, तो ये दो प्रकार का होता है। किसके आधार पर बांटे? ऑन द बेसिस, हिंदी में लिख देता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को ये कमेंट करते हैं सर हिंदी में बताओ, ठीक है? रक्त वाहिनियों के आधार पर सबसे पहले हम परिसंचरण को किसके आधार पर बांटेंगे? रक्त वाहिनियों के आधार पर। और इसके आधार पर अगर अपन इसको बांटे तो ये दो भाग इसके अंदर हो जाएगा। एक हो जाएगा खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एक यहां पे हो जाएगा बंद परिसंचरण तंत्र। पहले ध्यान से समझना है इसका मतलब क्या होता है। हमने सबसे पहले रक्त वाहिनियों के आधार पर, ब्लड वेसल्स के नेटवर्क के आधार पर परिसंचरण तंत्र को, सर्कुलेटरी सिस्टम को दो भागों में बांटा। और वो दो भाग कौन से हैं? एक खुला परिसंचरण तंत्र और एक बंद परिसंचरण तंत्र। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब क्या है? खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब है यहां पे जो ब्लड है, यहां पे जो रक्त है वो रक्त वाहिनियों में नहीं बहता है, रक्त वाहिनियों में नहीं बहता है। जबकि बंद परिसंचरण तंत्र में जो रक्त है वो रक्त वाहिनियों के अंदर बहता है। दोनों के अंदर कॉमन सा डिफरेंस है, यहां पे ब्लड के लिए कोई विशेष प्रकार की नलिकाएं नहीं होती, यानी कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में नहीं बहता, रक्त वाहिनियों में नहीं बहता। तो ये पूरी बॉडी के अंदर भरा रहता है, बॉडी के प्रत्येक संपर्क में होता है ना? जैसे कि मेरी बॉडी है, मान लो मेरी पूरी बॉडी में ऐसे खून पड़ा है, इस प्रकार की चीजें इसमें होती है। जबकि अगर मैं बात करूं बंद परिसंचरण तंत्र की, तो इसके अंदर ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है, उनके लिए अलग पर्टिकुलर पाइप्स होते हैं, उनके अंदर ब्लड होता है, तो उसे अपन कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है? इसके अंदर रक्त वाहिनियां क्या होती है? अनुपस्थित होती है। ठीक है? जो रक्त होता है या परिसंचरण तरल जो होता है, रक्त प्रत्यक्ष रूप से बॉडी के संपर्क में, ऑब्वियसली बॉडी के संपर्क में ही होगा। अगर रक्त वाहिनियां नहीं है तो बॉडी के संपर्क में होगा, और कहां जाएगा? बॉडी के संपर्क में होता है, ब्लड प्रत्यक्ष रूप से बॉडी के संपर्क में होता है। ठीक है? चलो, बंद परिसंचरण क्या होता है? इसमें रक्त वाहिनियां उपस्थित। ठीक है? इसमें रक्त वाहिनियां पाई जाएगी और उन्हीं के अंदर क्या होता है? ब्लड आपका चलता है। ठीक है? समझ गए मेरी बात को? ठीक है, बस अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है ना? तो इसके अंदर एक तो आप याद रख लेना, लीच के अंदर,
लीच क्या होती है, सुना है, जोंक, ठीक है। और आप याद रख सकते हैं यहाँ पे ऑर्थोपोडा के जितने भी जीव है वो इसके अंदर आ जाएंगे, कुछ ऑर्थोपोडा और नॉन सिफेलोपोडेटा, है ना, ये सारे के सारे। अब बाकी सारे किस में आ जाएंगे, बंद परिसंचरण तंत्र में, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। जितने भी कोडेट्स होते हैं, कोडेट्स का मतलब समझते हैं, कशेरुकी, जिसके अंदर आपका फिश से लेकर के मैमल्स तक, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविस, मैमेलियन, सारे के सारे कोडेट्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और अर्थवर्म, अर्थवर्म इसमें आता है। अर्थवर्म क्या होता है, केचुआ, ये इसमें आता है ना, ये एनिलिडा का सदस्य अर्थवर्म। तो अर्थवर्म एनिलिडा का सदस्य, लीच जो है, जोंक होता है, वो भी एनिलिडा का सदस्य है, जिसमें से एक तो आता है खुले परिसंचरण तंत्र में, एक आता है बंद में। तो इसको विशेषकर आप याद रख लेना, पूछा जा सकता है, ठीक है। ये पहला अपना हो गया कि हमने किसके आधार पर इसको बांटा, रक्त वाहिनियों के आधार पर परिसंचरण तंत्र को दो भागों में बांटा। एक खुला परिसंचरण तंत्र, यानी कि इसके अंदर जो ब्लड होता है वो खुला बहता है, कोई ब्लड वेसल उसके लिए नहीं होती। एग्जांपल के लिए नॉन सेफेलोकोडेट्स, लीच यानी कि आपकी जोंक और ऑर्थोपोडा के सदस्य। वहीं अगर मैं बात करूं बंद परिसंचरण तंत्र की, तो इसके अंदर रक्त जो है वो नलियों में बंद रहता है, यानी कि नलियों के अंदर बहता है। और इसके अंदर एग्जांपल के लिए जितने भी कोडेट्स हैं, जिसके अंदर फिश है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स, एविस, मैमेलिया, और एक आपको एनिलिडा का सदस्य अर्थवर्म, नेरिस, ये सारे बंद परिसंचरण तंत्र के अंदर आते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर परिसंचरण तंत्र को अपन और इसको डिवाइड करेंगे। ये हमने बांटा है रक्त वाहिनियों के आधार पर, ठीक है। अगला अपन किसके आधार पर बांटेंगे, अगला अपन बांटेंगे चक्र के आधार पर, है ना। साफ क्यों नहीं हो रहा भाई, अगला अपन इसको बांटेंगे चक्र के आधार पर। चक्र के आधार पर, इसके आधार पर अपन इसको कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में। कैसे, सबसे पहला है एकल परिसंचरण तंत्र, एकल परिसंचरण तंत्र। दूसरा अपन इसको बांटेंगे अपूर्ण परिसंचरण तंत्र, और तीसरा अपन इसको बांटेंगे पूर्ण परिसंचरण तंत्र, पूर्ण परिसंचरण तंत्र। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। पूरा नाम लिखा नहीं मैंने, एक मिनट। अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र, दोहरा परिसंचरण तंत्र, और ये भी पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र, ठीक है। ये आपको समझना है। अब एक एक करके अपन समझते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। सबसे पहले तो एकल परिसंचरण तंत्र का मतलब है, अब ये चक्र के आधार पर है, तो एकल नाम से यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि ये है एकल और ये है दोहरे। मतलब इसमें से ब्लड केवल एक बार गुजरता है, जबकि इनमें से ब्लड 2 बार गुजरता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, हमें तो ये भी नहीं समझ आया कि एक बार 2 बार। ब्लड, खून, उसको साफ होने के लिए अगर वो हृदय से केवल एक बार गुजरता है तो वो एकल परिसंचरण तंत्र में आएगा। और साफ होने के लिए खून अगर हृदय से 2 बार गुजरता है तो वो होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि इसमें जो हृदय है उसमें से खून एक बार निकलेगा, जबकि इन दोनों कंडीशन में खून हृदय से 2 बार निकलेगा। अब सर तो डिफरेंस क्या है, इसमें से भी 2 बार, इसमें से भी 2 बार। यहाँ पे डिफरेंस आएगा अपूर्ण और पूर्ण नाम से। यहाँ पे अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र है, मतलब हृदय से रक्त 2 बार तो गुजरेगा, लेकिन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि शुद्ध रक्त है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि अशुद्ध रक्त है, उन दोनों की आपस में मिक्सिंग हो जाएगी, वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र की, तो इसके अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उन दोनों के अंदर मिक्सिंग नहीं होती, दोनों एक दूसरे से पृथक पृथक रहते हैं। ये इसके अंदर मुख्य डिफरेंस आपको जानना है।
सबसे पहले अपन लिख लेते हैं एकल परिसंचरण तंत्र की अगर मैं बात करूं तो इसमें हृदय से केवल एक बार रक्त गुजरता है, केवल एक बार रक्त गुजरता है, यानी कि यहां से जो ब्लड पास करेगा हार्ट से केवल एक बार करेगा, जबकि इन दोनों कंडीशन में हृदय से 2 बार रक्त निकलेगा। और ये चीज आपको दोनों के अंदर ध्यान रखनी है कि इनके अंदर 2 बार रक्त हृदय से गुजरेगा। ये दोनों के लिए कॉमन बात है, ये दोनों के लिए कॉमन बात है। अब डिफरेंस क्या है? अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र जो है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड व डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। आप अगर हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है शुद्ध रक्त और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब अशुद्ध रक्त, तो इन दोनों के अंदर वो मिल जाते हैं। जबकि इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त जो है वो आपस में नहीं मिलते हैं। शुद्ध रक्त व अशुद्ध रक्त मिलते नहीं, ऊपर वाले में मिल जाते हैं, इसमें मिलते नहीं। ये तीनों के अंदर डिफरेंस आपको जानना था। बताओ समझ में आया? बहुत सिंपल। अब एकल परिसंचरण तंत्र ऐसा होता किसमें है भाई? ऐसे कौन से जीव है जिनके अंदर ब्लड हृदय से केवल एक बार गुजरेगा? वो होती है फिश। फिश क्या होती है? मछलियां। और मछलियों का जो हृदय होता है वो सबसे सरल प्रकार का हृदय होता है। मछलियों का हृदय सबसे सरल प्रकार का हृदय होता है। इनका जो हृदय होता है ना, इसके अंदर एक होता है आलिंद और एक होता है निलय, यानी कि टोटल इसके अंदर 2 चैम्बर ही होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। ये आप लिख लेना। मछलियों का हृदय सबसे सरल प्रकार का हृदय होता है और इसके अंदर चैम्बर कितने हो जाएंगे? कोष्ठक कितने हो जाएंगे? 2 कोष्ठक हो जाएंगे। जैसे अपन मनुष्य की आगे बात करेंगे, अपने अंदर 4 चैम्बर है, 4 कोष्ठक है। वहीं जो मछलियों का हृदय होता है उनमें 2 कोष्ठक ही पाए जाते हैं, एक होता है आलिंद, एक होता है निलय। इसलिए कहा जाता है मछलियों का हृदय सबसे सरल प्रकार का हृदय, इसे सीरिय हृदय भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये लिख लेना। अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र ये किस में पाया जाएगा? ये पाया जाएगा आपके एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर। और आपका पाया जाएगा रेप्टाइल्स। और किस में पाया जाएगा? रेप्टाइल्स। और इसके अंदर जो होता है वो 2 तो होते हैं आलिंद, 2 तो होते हैं आलिंद और एक होता है निलय। एक क्या होता है इसमें? निलय। दिख रहा है ना आपको प्रॉपर? 2 आलिंद, 1 निलय, यानी टोटल इसके अंदर कितने चैम्बर है? टोटल 2 चैम्बर। इसके अंदर टोटल चैम्बर कितने हैं? 3 चैम्बर। हर चीज को लिखना है, ठीक है? आप पूरा लिखना। मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने 3 लिख दिया। आपको लिखना है कि मछलियों का हृदय सबसे सरल प्रकार का हृदय है जिसके अंदर 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, एक आलिंद एक निलय। वहीं अगर मैं बात करूं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की, जिसके अंदर 3 कोष्ठक के हृदय पाया जाता है, जिसमें से 2 आलिंद होते हैं, एक निलय होता है। ठीक। और पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र जो है ये किस में हो जाएगा? ये आपके हो जाएगा एविस यानी कि पक्षी वर्ग और मैमेलिया यानी कि स्तनधारी, मैमेलियंस। ठीक है, ये इसके एग्जांपल लिखने हैं। बताओ क्लियर है बातें? इतनी बातें क्लियर है? बहुत सिंपल है। हमने सबसे पहले परिसंचरण तंत्र को ब्लड वेसल्स के आधार पर बांटा, रक्त वाहिनियों के आधार पर बांटा। अगर ब्लड रक्त वाहिनियों में बहता है तो बंद परिसंचरण तंत्र, और अगर ब्लड रक्त वाहिनियों में नहीं बहता, प्रत्यक्ष रूप से बॉडी के संपर्क में होता है, खुला परिसंचरण तंत्र। फिर हमने इसको बांटा चक्र के आधार पर ब्लड के, तो ब्लड जो है अगर हृदय से एक बार पास करता है तो एकल परिसंचरण तंत्र, और ब्लड हृदय से 2 बार पास करता है शुद्ध होने के लिए तो वो दोहरा परिसंचरण तंत्र। अब दोहरा परिसंचरण तंत्र भी 2 है, एक अपूर्ण है, एक पूर्ण है। अपूर्ण का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो ब्लड है वो 2 बार तो गुजरेगा, लेकिन दोनों की यानी कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त की यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है, वो सेपरेट नहीं रह पाते। जबकि पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र में जो ब्लड है वो सेपरेट रहते हैं। ये आपको समझना था। फिर किसके अंदर सिंगल सर्कुलेटरी या एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? मछलियों में। मछलियों के हृदय में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, एक आलिंद एक निलय।
अपूर्ण दोहरे परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में। इनके अंदर हृदय 3 कोशिकीय होता है, 2 आलिंद 1 निलय। और यहाँ पे जो एविस और मेमिलिया होते हैं इनके अंदर हृदय 4 कोशिकीय होता है। इनमें कितने होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय, 2 आलिंद 2 निलय। ठीक है, तो ये बातें आपको प्रॉपर समझनी थी। इतनी बातें अगर आपको समझ आ गई, फिर अपन बढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, मनुष्य के हृदय के बारे में। समझ गए बेटा? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अब अपन हृदय पढ़ने वाले हैं, मनुष्य का हृदय। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने कर दिया है तो बहुत बहुत बढ़िया, जिसने नहीं किया वो कर दे। आज पता नहीं साफ क्यों नहीं हो रहा है मेरे को, इसको साफ करने में प्रॉब्लम आ रही है। पानी की छींटे मार लो। दो मिनट वेट करना भैया, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं इसको। अब अपन पढ़ते हैं मानव हृदय, मनुष्य का हृदय। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हृदय के बारे में, तो हृदय बना किससे होता है? हृदय की एक बेसिक जानकारी अगर अपन लेना चाहें, तो जो हृदय होता है वो पेशियों से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? पेशियों से। हृदय किससे बना होता है? पेशियों से निर्मित होता है। और ये जो पेशियां होती है इसे अपन कहते हैं कार्डियक मसल्स। हृदय पेशियां, कार्डियक मसल्स। इनकी उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं, तो इसकी उत्पत्ति जो होता है ये मीजोडर्म से उत्पन्न होता है, मध्य स्तर से। उत्पत्ति की बात करें तो मीजोडर्म से ये उत्पन्न होता है। अब जो हृदय होते हैं इसके 2 प्रकार हैं। हृदय के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब है इसमें हृदय स्पंदन हेतु, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। हृदय स्पंदन हेतु हृदय आवेग स्वयं हृदय पेशियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। स्वयं हृदय पेशियों से उत्पन्न होता है। और इस प्रकार का जो हृदय होता है वो किसमें पाया जाता है? कॉर्डेट्स में। इस प्रकार का हृदय किसमें पाया जाता है? कॉर्डेट्स में। एक जो हृदय का प्रकार है वो होता है न्यूरोजेनिक। एक होता है हृदय का प्रकार मायोजेनिक, यानी कि इसके अंदर हृदय स्पंदन हेतु हृदय आवेग स्वयं हृदय पेशियां उत्पन्न करती है। भाई हृदय धड़कता है, उसको धड़कने के लिए पोटेंशियल चाहिए, एक्शन पोटेंशियल चाहिए, उसको कुछ स्पंद अगर उसको होना है तो उसको आवेग चाहिए। तो वो आवेग स्वयं अगर हृदय पेशियां उत्पन्न करे तो मायोजेनिक, और स्वयं अगर नहीं कर पाती है तो न्यूरोजेनिक। ठीक है, तो न्यूरोजेनिक हृदय किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है नॉन कोडेट्स में। ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर याद कैसे रखना है? बहुत सिंपल है। कोडेट्स में मायोजेनिक और नॉन कोडेट्स में आ रहा है एन से एन मिल गया, यानी कि नॉन कोडेट्स में न्यूरोजेनिक, तो अपने आप कोडेट्स में कौन सा बच जाएगा? मायोजेनिक। कोडेट्स में कौन सा बच जाएगा? मायोजेनिक। ये सिंपल सी बात हृदय के बारे में जो आपको जाननी थी। कोडेट्स में कैसा हृदय हो जाएगा? मायोजेनिक। नॉन कोडेट्स में न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक हृदय का मतलब क्या है? हृदय आवेग स्वयं हृदय पेशियां उत्पन्न करती है। हृदय उत्पत्ति में मीजोडर्म पेशियों से निर्मित होता है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन हृदय की संरचना पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? हृदय की संरचना। हृदय दिखता कैसा है, हृदय होता कैसा है, कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर है वो पता है मुझे, लेकिन वो 4 चैम्बर कहाँ हैं, कौन सी नलियां हैं, वो सारी चीज अपन देखेंगे। पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ शानदार।
ठीक है, चलो दोस्तों बनाने की कोशिश की है जैसा भी अपन से बना है ना। अब इसको अपन समझेंगे, इसकी संरचना देखेंगे, फिर इसके फंक्शन देखेंगे। पहले आप डायग्राम देख लो। आप अगर इससे अच्छा बना सकते हो बिल्कुल बनाइए। मैंने इस प्रकार से बनाया है कि जब मैं चीजें आपको समझाऊंगा ना, एक एक आपके दिमाग में छप जाएगी। डायग्राम भले ही कैसे ही दिख रहा हो, वैसे ठीक ठाक बना है, इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन यहां से एक एक चीज मैं आपकी खोल के रख दूंगा, ये आप देख लेना। पहले आप डायग्राम बनाओ ध्यान से, आप पहले बना लो खुद, इसको पोज कर लो और बना लो डायग्राम, फिर मैं आपको एक एक चीजें समझाऊंगा। अभी मैं लिखाऊंगा नहीं, कुछ भी लिखाऊंगा बाद में। अब मैं जो भी बोल रहा हूं उसको समझना है, उसको सुनना है। वैसे अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मनी जानी बायोलॉजी सर्च करके टेलीग्राम, वहां पे आपको नोट्स भी इसके मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स है। मैं चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी अगर आप खुद लिख रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया बात है, मैं इसका खुद बहुत बड़ा सपोर्टर हूं अगर आप खुद नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, चलो अब अपन शुरू करते हैं। ये किसका हृदय बनाया मैंने? मानव का हृदय। सबसे पहले ये हृदय किसका बनाया? मनुष्य का हृदय। अब ये हृदय है किसका? ये मेरा हृदय है। ये किसका हृदय? मेरा हृदय है। आपको ये समझना है कि मैं अगर ऐसे खड़ा हूं ना आपके सामने तो ये मेरा हृदय है। तो ये मेरी कौन सी साइड है? ये मेरी कौन सी साइड है? बाईं साइड। ये मेरी कौन सी साइड है? दाईं साइड। तो यहां पे ये कौन सी है? दाईं। ये कौन सी है? बाईं। तो इसमें इस साइड ये कौन सी साइड है? बाईं साइड। ये कौन सी साइड है? दाईं साइड। इसको भूलना नहीं, इसको भूलना नहीं। ये मेरी दाईं साइड, देखो हाथ खराब हो गए सारे, पता नहीं क्या है इसके अंदर प्रॉब्लम। चलो ये कौन सी साइड है? दाईं साइड, ये बाईं साइड, है ना। अब यहां पे ये कौन सा है? लेफ्ट, ये राइट। तो कुछ इंग्लिश वाले बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, ये कौन सी हो जाएगी आपकी? राइट। ये कौन सी हो जाएगी? लेफ्ट। राइट लेफ्ट का पहले मैं कंफ्यूजन खत्म कर रहा हूं, क्योंकि ये आपकी कंफ्यूजन। मैं ऐसे खड़ा हूं, ये मेरा हृदय है, ये आपका हृदय नहीं। ये मेरा हृदय, मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये मेरा हृदय। तो मेरा दाईं साइड कौन सी? ये दाईं, ये बाईं, ये राइट, ये लेफ्ट। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब ये मनुष्य का जो हृदय होता है इसके अंदर 4 कोष्ठक होते हैं, ये आपको पता है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। 4 कोष्ठक होते हैं। 4 कोष्ठक कौन कौन से होते हैं? 2 तो होते हैं आलिंद और 2 होते हैं निलय। 2 तो होते हैं एट्रियम और 2 होते हैं वेंट्रिकल, है ना। 2 आलिंद 2 निलय, 4 कोष्ठक हो गए। ऊपर के जो होते हैं वो होते हैं आलिंद, ऊपर के जो होते हैं वो होते हैं आलिंद, और नीचे के होते हैं निलय। यानी कि ऊपर वाले जो 2 चैम्बर आपको दिख रहे हैं ये है आलिंद, और नीचे वाले ये जो 2 चैम्बर दिख रहे हैं ये है निलय। यानी याद कैसे रखेंगे? नी से निलय, नी से नीचे, यानी कि नीचे वाले निलय वो तो ऊपर वाले आलिंद हो जाएंगे। लिख सकते हैं अपन इसको, ये दोनों आलिंद, ये दोनों निलय। अब आप लिखो ये कौन सा है? ये हो जाएगा बायां आलिंद। अब बायां दायां क्यों समझाया? क्योंकि कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि अपन ने पहले ही ऊपर लिख दिया बायां आलिंद। ये कौन सा हो जाएगा? दायां आलिंद, दायां आलिंद। ठीक है सर, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा अपना? दायां निलय, सॉरी बायां निलय, बायां निलय। ये क्या हो जाएगा? दायां निलय, दायां निलय। समझ गए? इतनी बातें समझ गए, 4 चैम्बर समझ गए। ठीक है सर, समझ गए। अब और क्या समझना है? और समझना है, और ये समझना है कि जो दायां आलिंद और दायां निलय इसके बीच जो कपाट पाया जाता है, कपाट मतलब इसके बीच जो गेट होता है, जो मार्ग होता है, जो रास्ता होता है, उस रास्ते को, जैसे कि ये दायां आलिंद, ये दायां निलय, और इन दोनों के बीच का रास्ता ये, तो ये जो रास्ता है इसे अपन नाम दे देते हैं त्रिवर्णी कपाट। त्रिवर्णी कपाट। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच त्रिवर्णी कपाट, जबकि बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच द्विवर्णी कपाट, बाइकस्पिड वॉल। अब ये कपाट क्या काम करते हैं, क्या होता है, ये सब हम समझेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इसकी संरचना बता रहा हूं, ताकि आपको अगर संरचना समझ में आ गई तो जब इसकी मैकेनिज्म मैं आपको बताऊं एकदम यहां सेट होगी। एकदम धीरे धीरे समझते जाना। पहले मैंने कहा ऊपर वाले आलिंद, नीचे से निलय।
अब कौन सा बायां कौन सा दायां ये भी आपको समझा दिया कि ये मेरा हृदय है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये मेरा हृदय, मेरा ये साइड दाईं, मेरी ये साइड बाईं। तो ये आपके दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय। अब इन आलिंद और निलय के बीच जो गेट होता है जहां से रक्त गुजरेगा, भाई आलिंद से ब्लड को निलय में पहुंचना है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऐसा मार्ग होगा जहां से ब्लड पहुंचेगा। तो यहाँ पे ये जो मार्ग होता है, जो कपाट होता है, उसको त्रिवर्णी कपाट, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच द्विवर्णी कपाट पाए जाते हैं। ये कई बार सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब सर ये क्या है, यहाँ पे ये जो चीज आपको दिख रही है इसे बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। अब ये दायां मैं मिटा दूं, दायां मैं समझ गया, लिख लेना अगर समझ में नहीं है तो मेरे यहाँ पे जगह नहीं है। सॉरी, ये जो चीज दिख रही है ये है आपकी फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। और ये जो आपको दिख रही है ना ये होती है फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है, तो सर ये क्या है, इसे बोलते हैं महाधमनी, इसे बोलते हैं महाधमनी। अभी बस नाम ध्यान से सुनते जाना। फुफ्फुसीय शिरा कितनी होती है इसकी संख्या आपसे पूछ ले तो ये संख्या में होती है 4। और फुफ्फुसीय धमनी कितनी होती है इनकी संख्या आपसे पूछ ले तो इनकी संख्या होती है 2। ये भी याद रखना। ये होती है पृष्ठ महाधमनी, पृष्ठ महाधमनी, और ये होती है पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा। ठीक है, पृष्ठ महाधमनी, पश्च महाशिरा। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है सर, ये क्या है, ये जो है ये जो संरचना आपको दिख रही है इसे बोलते हैं कॉर्डी टेंडेनी। इसे क्या बोलते हैं? कॉर्डी टेंडेनी, कॉर्डी टेंडेन। इसके नीचे ये जो स्ट्रक्चर जहां पे कॉर्डी टेंडेनी मिल रही है इसको बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं? पेपिलरी मसल्स। ठीक है, पेपिलरी मसल्स। यहां पे ये जो है ये होते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। ये ऐसे निकले ना, ये क्या है? पुरकिंजे तंतु, पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, समझ में आई मेरी बातें? आई समझ में? अब देखो एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। यहां पे ये जो है इसे बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय धमनी। ये इसको मैं हटा देता हूं, आप अभी कंफ्यूज होंगे। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। ये समझ आ गया ये क्या है? फुफ्फुसीय धमनी। और फुफ्फुसीय धमनी कितनी होती है? 2। ये क्या है? फुफ्फुसीय शिरा। इन सब का अलग अलग काम भी अभी मैं बताऊंगा कि क्या काम करती है फुफ्फुसीय धमनी, क्या फुफ्फुसीय शिरा करती है। सुनो, ये फुफ्फुसीय धमनी, ये फुफ्फुसीय शिरा। ओके सर, यहाँ पे ये जो है ये होती है महाधमनी जिसको अपन कहते हैं एओर्टा। और ये जो है ये आपकी महाशिरा। ये जो दिखाई दे रही है ये वाला, ये महाशिरा है जिसे वेना केवा कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर नलिया है। ये महाशिरा, ये महाधमनी, ये फुफ्फुसीय धमनी, ये फुफ्फुसीय शिरा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई? अब देखो, अब यहाँ पे ये है हृदय की संरचना। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, ये इस साइड तंतुनुमा ये संरचना, ये आपकी इसे बोलते हैं कॉर्डी टेंडेनी। ये क्या है? ये कॉर्डी टेंडेनी। और जहां पे कॉर्डी टेंडेनी आपस में जुड़ती है, जहां पे ये जुड़ती है, दोनों कॉमन हो जाती है, तो उसे पेपिलरी मसल्स कहा जाता है। यहाँ पे पेपिलरी मसल्स पाई जाती है। ठीक है, तो ये हृदय की संरचना है। एक बार अगर आप संरचना को ढंग से समझ लिए तो फिर जब मैं इसकी प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे हृदय इसमें ब्लड पास होता है, कैसे रक्त गुजरता है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब ब्लड का फ्लो कैसे होता है ये अपन समझ ले। ब्लड का फ्लो कैसे होता है, अभी आपको लिखना कुछ भी नहीं है, मैं खुद आपको लिखवा दूंगा। अभी देखो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो सकता है बाद में मैं कुछ चीजें मिटा दूं। ये आप इसकी प्रॉपर संरचना देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से। अब ब्लड का फ्लो कैसे होता है ये हमें समझना है। अगर मैं ब्लड का फ्लो आपको समझा दिया तो फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ब्लड का फ्लो कैसे होता है वो सुनो।
अब मैं पंप मैकेनिज्म नहीं समझा रहा हूँ कि कैसे फ्लो करता है ना, उसके बाद वो बाद में समझेंगे। मैं ये समझा रहा हूँ कि ब्लड आता कहाँ से, कैसे, कहाँ आता है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, भावना समझिए, है ना, कि ब्लड का प्रवाह, रक्त जिसे कहते हैं रक्त मार्ग क्या है वो समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी बॉडी है ना, बॉडी में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां, एक होती है धमनी, एक होती है सीरा। सीरा में क्या बहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। अब शरीर के अंदर जो विभिन्न सीरा है वो अशुद्ध रक्त को लेके आएगी और महासीरा में डाल देगी। महासीरा मतलब सारी सीरा जहां पे आके मिल जाती है, एक बड़ा पाइप बन जाता है, वो महासीरा, वो बहना के बाद। समझ पाए, पूरे शरीर से सिराएं ब्लड को लेके आती है और जहां पे ये सारी सिराएं कॉमन हो जाती हैं, एक बड़ा सा पाइप बन जाता है, उसको महासीरा कहते हैं, वो होगी महासीरा। यानी कि अपन सिंपल सा ये समझे कि शरीर से खून महासीरा से होते हुए आया सबसे पहले दाएं आलिंग में। सबसे पहले मान लो ये आपका शरीर है, मान लो ये आपका शरीर है, और इस पूरे शरीर से खून किसमें आया, महासीरा में। पूरे शरीर से खून किसमें आया, महासीरा में। और महासीरा से खून किसमें जाता है, सबसे पहले दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में सबसे पहले खून किसमें जाएगा, दाएं आलिंद के अंदर जाएगा। समझ गए मेरी बात को। अब यहां से दाएं आलिंद से खून जाएगा दाएं नीले में। कैसे, द्विवर्णी कपाट से होते हुए। बीच में द्विवर्णी कपाट है, सॉरी त्रिवर्णी कपाट है। इस त्रिवर्णी कपाट के माध्यम से, इस गेट के माध्यम से ब्लड जो है वो आपके दाएं आलिंद से दाएं नीले में जाएगा। अब ये जो ब्लड है ये अशुद्ध है, क्योंकि सीरा ब्लड लेके आ रही है शरीर से, मतलब अशुद्ध रक्त लेके आ रही है। ये रक्त यहाँ पे लाया, यहाँ पे भी अशुद्ध है। अब यहाँ पे जो अशुद्ध रक्त है वो रक्त जाएगा इस फुफ्फुस महाधमनी में, और यहाँ पे जो कपाट पाए जाते हैं, मैं लिखवाना भूल गया, यहाँ पे जो कपाट पाए जाते हैं इसके अंदर, यानी महाधमनी और फुफ्फुस धमनी में जो कपाट पाए जाते हैं उसे अपन कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। इसे क्या कहते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट। अर्धचंद्राकार कपाट एक तो यहां पे है और एक यहां पे है, एक फुफ्फुस धमनी में है, एक आपके इसके अंदर है महाधमनी में। तो इस प्रकार अपन ये भी कह सकते हैं कि हृदय में 4 ही चैम्बर और 4 ही प्रकार के कपाट होते हैं। 4 प्रकार के कपाट कौन से, इसके अंदर आपके द्विवर्णी कपाट, त्रिवर्णी कपाट और अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, तो अर्धचंद्राकार कपाट किसमें पाए जाते हैं, महाधमनी के अंदर और फुफ्फुस धमनी में। ठीक है, महाधमनी में, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, अब मैं बात क्या कर रहा था, यहां से अशुद्ध रक्त शरीर से महासीरा, महासीरा से दाएं आलिंद, दाएं आलिंद से दाएं नीले में आया। दाएं नीले से ब्लड जाएगा फुफ्फुस धमनी में। दाएं नीले से ब्लड किसमें जाएगा, फुफ्फुस धमनी में। और फुफ्फुस धमनी जो है वो उस ब्लड को किसमें भेजेगी, फेफड़ों में। ये अपने क्या है, लंग्स है, ये अपनी क्या है, फेफड़े। ये खून किसमें आएगा, फेफड़ों में आएगा, और फेफड़ों के अंदर पाई जाती है ऑक्सीजन। कुपिकाएं वायु से भरी रहती है, ऑक्सीजन से भरी रहती है। वही ऑक्सीजन इस ब्लड में मिला दी जाएगी, वही ऑक्सीजन इस ब्लड में मिला दी जाएगी। और जब ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसे ही कहते हैं शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ गए कि नहीं समझे। यहां पूरे शरीर से जो खून आ रहा था वो अशुद्ध था, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई थी, ऑक्सीजन उत्को ने वहां पे यूज कर ली थी। अब वापस उसको ऑक्सीजन चाहिए, वापस उस ब्लड में ऑक्सीजन मिलाना है, तो वो ब्लड महासीरा में आता है। महासीरा से दाएं आलिंद, दाएं आलिंद से दाएं नीले, दाएं नीले से फिर जाता है फुफ्फुस धमनी में, और फुफ्फुस धमनी फाइनली उस ब्लड को फेफड़ों में ट्रांसफर करती है। और फेफड़े जो है उसके अंदर जो एल्वियोली पाई जाती है वो उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिलाएगी, तो वो ब्लड हो जाएगा शुद्ध। वो ब्लड क्या हो जाएगा, शुद्ध। अब यहां से खून एक बार गुजर गया, एक बार खून यहां से गुजर गया। अब आपको मैं ये भी समझाऊंगा कि कैसे मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र होता है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। एक बार ब्लड यहां से गुजर गया, हृदय से एक बार गुजर गया, ठीक। अब दूसरी बार जो है यहां से मान लो फेफड़ों से खून शुद्ध हो गया, तो यहां से फेफड़ों से जुड़ी रहती है फुफ्फुस शिरा। क्या जुड़ी रहती है, फुफ्फुस शिरा। और ये फुफ्फुस शिरा क्या करती है, ब्लड को वापस किसमें डाल देती है, बाएं आलिंद में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आना चाहिए, बहुत सिंपल है भाई। सबसे पहले फुफ्फुस धमनी में, धमनी ने ब्लड फेफड़ों में डाला, फेफड़ों ने शुद्ध कर दिया। अब यहां से शुद्ध रक्त जो है वो फुफ्फुस शिरा क्या कर रही है, बाएं आलिंद में डाल दे रही है, बाएं आलिंद में डाल दे रही है। अब यहां से बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच द्विवर्णी कपाट है, इसके माध्यम से ये आ जाएगा बाएं नीले में।
बाएं आलिंद से ब्लड किसमें आ जाएगा, बाएं नीले में। और बाएं नीले से जो ब्लड है वो महाधमनी में जाएगा, और महाधमनी यानी कि बहुत बड़ी धमनी, और धमनी में बहता शुद्ध रक्त ये आपकी क्या करेगी, संपूर्ण शरीर में वितरण कर देगी, ये आपके संपूर्ण शरीर में वितरण कर देगी। समझ गए, समझ गए। अब एक चीज आपने गौर करी होगी कि सर आपने पिछले लेक्चर में बताया कि धमनी में बहता है शुद्ध रक्त और सिरा में बहता है अशुद्ध रक्त, तो यहाँ पे जो फुफ्फुस धमनी है इसमें अशुद्ध रक्त कैसे बहता है, एक्सेप्शन। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो फुफ्फुस धमनी है और फुफ्फुस शिरा है ये एक्सेप्शन है। फुफ्फुस धमनी है, धमनी के अंदर रक्त शुद्ध बहना चाहिए, जबकि यहाँ से जो रक्त आया था वो कैसा था, अशुद्ध था, फेफड़ों में जाके शुद्ध हुआ, और शुद्ध आपस किस में आया, फुफ्फुस शिरा में। शिरा में रक्त कैसा बहना चाहिए, अशुद्ध, जबकि यहाँ पे फुफ्फुस शिरा में कैसा बह रहा था, शुद्ध रक्त। तो ये दोनों फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा एक्सेप्शन है, ये बात मैं बता चुका। और ब्लड का फ्लो कैसे होता है ये भी मैं आपको सिखा चुका हूं। ब्लड का फ्लो कैसे होता है ये भी बात मैं आपको बता चुका हूं। एक बार दोबारा बताऊं, संपूर्ण शरीर से ब्लड आएगा महाशिरा में, महाशिरा इस ब्लड को दाएं आलिंद में भेजेगी, दाएं आलिंद से ब्लड इस गेट के माध्यम से त्रिवर्णी कपाट के माध्यम से दाएं नीले में आएगा, दाएं नीले से ब्लड फुफ्फुस धमनी के माध्यम से होते हुए फेफड़ों के अंदर जाएगा, फेफड़ों के अंदर ब्लड में ऑक्सीजन मिलाई जाएगी, ब्लड शुद्ध हो जाएगा, खून साफ हो जाएगा। यहां से महाशिरा जो है, सॉरी फुफ्फुस शिरा जो है इस ब्लड को वापस डालेगी बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से ब्लड जो है वो बाएं नीले में आएगा द्विवर्णी कपाट के माध्यम से होते हुए, और वहां से जो ब्लड है वो इस नीले में आने के पश्चात ये जाएगा महाधमनी में, और महाधमनी से वापस पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। समझ गए बात को, इतनी बात समझ गए, ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है। अब एक चीज अगर आपने गौर करी तो बहुत बढ़िया, नहीं करी तो मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि मैंने कहा जैसे कि ब्लड यहां से आया और इसमें आ गया, इसमें आ गया ब्लड, बाएं आलिंद से दाएं नीले में आ गया। अब मैंने कहा ब्लड ऊपर चढ़ के इस फुफ्फुस धमनी गया, तो वो इस अर्धचंद्राकार कपाट में से ही क्यों गया, वो इस त्रिवर्णी कपाट में से होते हुए वापस क्यों नहीं गया, है ना। ये भी तो हो सकता है कि यहां से ब्लड इसमें ही क्यों गया, इसमें क्यों नहीं गया। तो इसका रीजन है ये आपके कोर्डी टेंडनी। ये कोर्डी टेंडनी एक जो सांकल होती है ना, सांकल के समान संरचना है, इसको खींच देंगे ना तो ये चिपक जाएगी, है ना, ये दोनों चिपक जाएगी। जब ब्लड को इधर इसमें पंप करना है तो ये इसको नीचे से खींचेगी तो ये दोनों चिपक जाएगा, यानी कि द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट बंद हो जाते हैं, तो अपने आप ब्लड इसमें जाएगा। मान लो अब ब्लड फुफ्फुस धमनी में भेजना है तो ऐसी की ऐसी संरचना यहाँ पे भी होती है। अगर आपको नहीं पता है बता दो, जैसे मैंने यहाँ पे एक जगह ही बनाई, दोनों जगह नहीं बनाई, लेकिन ये दोनों जगह ही होती है, ऐसी की ऐसी संरचना यहाँ पे भी होती है। तो ब्लड यहाँ से इसको खींचेगा, मान लो एक बार पूरा ब्लड इसमें आ गया तो इसको खींच दिया, अब ब्लड इसमें जाएगा, ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। इसके अंदर ब्लड आया, अब इसको खींच दिया तो ब्लड इसमें जाएगा, इसके पास ऑप्शन ही नहीं है, अर्धचंद्राकार कपाट में से ही होके जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिया होगा। एक ये नीचे वाली चीज मैं मिटा देना चाहता हूं, यहां पे मुझे ब्लड फ्लो लिखवाना है, ठीक है। अब जो ब्लड का फ्लो है वो कैसे होता है आप समझ गए होंगे। ब्लड फ्लो कैसे होता है, कैसे होता है, सबसे पहले शरीर से खून आएगा महाशिरा में, शरीर से खून आएगा महाशिरा में, महाशिरा से खून जाएगा दाएं आलिंद में, किसमें जाएगा, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से खून किसमें जाएगा, खून जाएगा दाएं नीले में, दाएं नीले में, ठीक, किसके माध्यम से, त्रिवर्णी कपाट के माध्यम से, त्रिवर्णी कपाट यहां पे पाया जाता है। फिर इससे दाएं नीले से खून जाएगा फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी से जो ब्लड जाएगा वो जाएगा फेफड़ों में, फेफड़ों से ब्लड वापस आएगा फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस शिरा में, ठीक है। फेफड़ों से किसमें आया, फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस शिरा से ब्लड किसमें जाएगा, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से ब्लड किसमें जाएगा, बाएं नीले में, बाएं नीले में, और यहां पे बीच में कौन सा कपाट होता है, द्विवर्णी कपाट, द्विवर्णी कपाट, और बाएं नीले से फिर ब्लड किसमें जाएगा, महाधमनी में, किसमें जाएगा, महाधमनी में,
और महाधमनी से वापस किस में जाएगा, शरीर में। थोड़ा सा जगह कम थी तो हो सकता है आपको कम दिख रहा है, लेकिन पूरा मैंने प्रोसेस आपको लिखा दिया कि ब्लड कैसे फ्लो होता है। सबसे पहले शरीर, महाशिरा, दाएं आलिंद से दाएं नीले में, दाएं नीले से भूपुष्य धमनी, फेफड़े, भूपुष्य शिरा, बाएं आलिंद में, बाएं नीले में, फिर महाधमनी और महाधमनी से वापस शरीर। तो शरीर से खून वापस कहां पे आ गया, शरीर में। समझ गए मेरी बात को, बहुत सिंपल है, ठीक है, समझ गए, इतनी बात समझ गए। चल इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। अब देखो, हृदय की जो बाहरी भित्ति होती है ना, सबसे बाहरी भित्ति, कहां पे लिखूं मैं, हृदय की सबसे बाहरी भित्ति होती है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। इसके बीच वाली ये जो भित्ति होती है इसको बोलते हैं मीजोकार्डियम, और सबसे अंदर वाली जो भित्ति होती है इसे बोलते हैं एंडोकार्डियम, इसे बोलते हैं एंडोकार्डियम। तो हृदय के सबसे बाहरी आवरण को पेरिकार्डियम, उसके मध्य वाले को मीजोकार्डियम और सबसे अंदर वाले को एंडोकार्डियम। यानी कि ये एक डायग्राम से मैंने आपको इस फ्लो चार्ट, जिसे आप नाम सुना है ना, ये होता है फ्लो चार्ट। इस पूरी चीजों को मैंने यहीं पे क्लियर कर दी। अब ब्लड कैसे पास होता है, देखो ये शरीर से ब्लड आया, इसमें आया ब्लड, ये आया ब्लड, ये आया, ये ब्लड इसके अंदर आ गया, इसके अंदर से ब्लड यहां से होते हुए इसमें आ गया, यहां से ब्लड जो है यहाँ पे ब्लड भर गया, और यहां से ब्लड जो है वो वापस इसमें जाएगा, यहाँ पे ब्लड गया, यहाँ से फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर ब्लड महाशिरा के माध्यम से होते हुए इसमें आ गया, इससे ब्लड यहाँ आएगा, यहाँ ब्लड आने के पश्चात वापस इसमें और वापस बॉडी के अंदर ब्लड चला जाएगा। तो ये ब्लड का फ्लो है। अब दोहरा परिसंचरण तंत्र कैसे हुआ वो भी आपको समझ आ गया। एक बार अशुद्ध रक्त आया और यहाँ गया, एक बार गुजर गया हृदय से, फिर शुद्ध रक्त आया और गुजर गया, तो 2 बार गुजर गया, इसलिए दोहरा। और पूर्ण कैसे है, यानी कि जो अशुद्ध रक्त है और शुद्ध रक्त है वो आपस में मिल नहीं रहे, उनके बीच में एक प्रॉपर भित्ति है, वो दोनों आपस में मिक्सिंग नहीं हो रही है, अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त की, इसलिए ये क्या है, पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र है। ठीक बात है, ठीक बात है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये ब्लड फ्लो आप जरूर लिख लेना। अब मैं सारी चीजें मिटा रहा हूं, अब मैंने डायग्राम बना रखा है, एक बार मैं ये सारी चीजें मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। काफी सारी चीजें आपको समझ में आ गई, कुछ अगर नहीं आई है तो एक बार आप इसको दोबारा देखेंगे तब आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है एक बार में नहीं है, 2 बार में तो आएगी। ठीक है, अब देखो, अब अपन को क्या समझना है, अब अपन को ये समझना है कि हृदय पंप की मैकेनिज्म, देखो लिखा दूंगा मैं सारी चीजें आपको एक एक करके, लेकिन डायग्राम फिर कौन बनाएगा, एक बार अपन का डायग्राम बना हुआ तो वो समझ लेते हैं, फिर उसको लिख लेंगे अपन, हार्ट पंप की मैकेनिज्म क्या होती है। देखो सबसे पहले अब अपन क्या देख रहे हैं, हार्ट पंप मैकेनिज्म, हार्ट पंप मैकेनिज्म, हृदय स्पंदन की क्रियाविधि अपन देख रहे हैं, हृदय धड़कता कैसे। तो इसके लिए इसमें 4 प्रकार के नोडल टिश्यू पाए जाते हैं, 4 प्रकार के नोडल टिश्यू पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है SAN साइनो ऑरिकुलर नोड, एक होता है AVN एट्रोवेंट्रिकुलर नोड, एक होता है इसके अंदर बंडल ऑफ हिंज, और एक इसमें होता है पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर्स। ये 4 प्रकार के इसमें नोडल टिश्यू पाए जाते हैं। अब ये क्या काम करेंगे, मैंने कहा मायोजेनिक प्रकार का हृदय है, यानी कि हृदय स्पंदन है तो हृदय आवेग स्वयं हृदय पेशियां उत्पन्न करते हैं, यानी कि स्वयं यहाँ पे इसके अंदर आवेग उत्पन्न होगा, क्रियात्मक विभव उत्पन्न होगा, और जिससे हृदय धड़केगा, हृदय में कॉन्ट्रैक्शन होगा, हृदय के अंदर रिलैक्सेशन, ये सारी चीजें होगी।
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है, सबसे पहले मैं आपको हृदय के पंप की मैकेनिज्म बता रहा हूँ, मैं एक एक चीजें आपको लिखवा दूंगा, पहले आप समझते रहिए बस, ठीक है। अब 4 प्रकार के नोडल टिश्यू होते हैं, ये भी आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले ये पाए कहाँ जाते हैं ये अपन देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं SAN की, अभी लिखना नहीं है, SAN की बात करूं तो ये पाया जाता है आपके दाएं आलिंद में, ये दाएं आलिंद है, दाएं आलिंद के अंदर दाएं साइड ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ पे ये आपका क्या है SAN, इसकी पोजीशन है दाएं आलिंद में ऊपर दाईं ओर, दाएं आलिंद में ऊपर दाईं ओर। AVN जो है ये भी दाएं आलिंद में नीचे बाईं ओर, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा AVN हो जाएगा। और इस AVN से नीचे इस प्रकार की जो संरचना मैंने पहले बताई थी, इसे बोलते हैं बंडल ऑफ हिंज, और ये इससे निकले रहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स, तो ये हो जाएंगे पुरकिंजे, तो ये बंडल ऑफ हिंज हो गया, ये पुरकिंजे फाइबर्स हो गया। स्थिति समझ में आ गई। 4 प्रकार के नोडल टिश्यू होते हैं जिसमें क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है। क्रियात्मक विभव का मतलब है हृदय को धड़कने के लिए जो आवेग चाहिए, जो एक्शन पोटेंशियल चाहिए, वो ये उत्पन्न करेंगे। ये 4 प्रकार के नोडल टिश्यूज हृदय में पाए जाते हैं, SAN, AVN, बंडल ऑफ हिंज, पुरकिंजे फाइबर्स। SAN कहाँ पाया जाता है? दाएं आलिंद में ऊपर की तरफ दाएं ओर स्थित होता है। AVN दाएं आलिंद में नीचे की तरफ बाईं ओर स्थित होता है। इससे नीचे एक बंडल ऑफ हिंज, ये जो निकले रहते हैं ये पुरकिंजे फाइबर्स। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है सर, समझ में आ गई। अब यहाँ पे मैंने कहा कि ब्लड, मान लो यहाँ पे दाएं आलिंद में आ गया, दाएं आलिंद में आ गया। अब यहाँ पे दाएं आलिंद के अंदर ब्लड आ गया, तो इससे जब ब्लड इसमें आता है तो उस समय जो है वो चारों चैम्बर विश्राम अवस्था में होते हैं, और उस समय यहाँ पे ब्लड आ जाएगा। लेकिन कितना ब्लड आएगा? 70% ब्लड आएगा। यानी कि जो ब्लड आलिंद के अंदर भरा है उसका 70% रक्त जब ये चारों चैम्बर विश्राम अवस्था में होते हैं, इसमें 2 अवस्था होती है, एक होती है संकुचन की अवस्था और एक होती है अनुशीतलन की अवस्था, ठीक है। एक होती है संकुचन, यानी कि आलिंद का संकुचन, आलिंद का अनुशीतलन, निलय का संकुचन, निलय का अनुशीतलन, और उसी प्रकार एक अवस्था होती है संयुक्त अनुशीतलन की, संयुक्त अनुशीतलन की। संयुक्त अनुशीतलन का मतलब है चारों चैम्बर विश्राम कर रहे हैं, चारों चैम्बर क्या है? विश्राम अवस्था में। तो जब चारों चैम्बर विश्राम अवस्था में होते हैं, 70% ब्लड क्या होता है? आलिंद से नीले में आ जाता है। यहां पे भी आलिंद से नीले में आ जाता है। समझ रहे मेरी बात को? जब चारों चैम्बर विश्राम अवस्था में होते हैं, अभी मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको कह देता हूँ, आप बस ध्यान से सुनते जाओ, एक एक चीज आपकी खुल जाएगी, बस सुनना है आपको। मैंने कहा जब चारों चैम्बर विश्राम अवस्था में होते हैं तो 70% ब्लड आलिंद से नीले में आ जाता है। इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसमें तो है ही नहीं। अरे भाई, ये प्रोसेस डेटा चलता रहता है। डेटा मतलब समझते हो? रिसाइकलिंग में जैसे यहाँ पे ब्लड है तो यहाँ पे पहले का ब्लड गया हुआ होगा ना, वो वापस यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी रहता है, यहाँ पे भी रहता है, यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध रहता है, यहाँ पे शुद्ध रहता है। तो 70% ब्लड आ जाता है संयुक्त अनुशीतलन की अवस्था। अब क्या होगा? जो SAN है ना, ये SAN, ये सबसे ज्यादा मात्रा में क्रियात्मक विभव उत्पन्न करता है, उसके बाद AVN, उसके बाद ये, और ये सबसे कम, ठीक है। तो यहाँ पे SAN के अंदर क्या होगा? क्रियात्मक विभव उत्पन्न होगा। अगर SAN के अंदर क्रियात्मक विभव उत्पन्न होगा, इसके अंदर अगर क्रियात्मक विभव उत्पन्न होगा, तो यहाँ पे नीले क्या हो जाएंगे? संकुचित होंगे। दोनों नीले आपस में क्या होंगे? कांटेक्ट होंगे, इसे नीले संकुचन की अवस्था कहेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, दोनों नीले एक साथ संकुचित, सॉरी ऊपर आलिंद है, मैं भूल गया, ऊपर आलिंद है, दोनों आलिंद क्या होंगे? एक साथ संकुचित होंगे, और जो बचा हुआ 30% ब्लड है वो भी नीले के अंदर पहुंच जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा? नीले के अंदर पहुंच जाएगा। अब यहां से जो नीले के अंदर ब्लड है उसको भी तो पहुंचना है, तो यहाँ पे जो AVN है, ये SAN के अंदर जो क्रियात्मक विभव उत्पन्न हुआ, ये AVN के अंदर आएगा, और यहां से दोनों नीले एक साथ संकुचित होंगे, और इससे जो है, इससे ब्लड क्या हो जाएगा? आपके इसमें चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? अगर इसकी बात करूं दाएं नीले की, तो इससे तो चला जाएगा फुफ्फुस धमनी में, और बात करूं बाएं नीले की, तो इससे चला जाएगा महाधमनी। जब नीले का संकुचन होगा, आलिंद उस समय अनुशीतलन अवस्था में होंगे, नीले का संकुचन हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे चला गया। अब यहाँ से ब्लड पूरा का पूरा नहीं जाता है, 70 ml ब्लड जाता है। कितना? 70 ml, और 50 ml अंदर बचा रहता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको मैं इसके माध्यम से समझाना चाहता था, आपको आई होप समझ आई होगी। अब मैं आपको लिखा देता हूँ एक एक चीज, ठीक है। चलो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो।
चलो अब अपन हृदय की संरचना जो अपन ने देखी थी, तो डायग्राम आपने बनाया ना, उसके जस्ट नीचे लिखो हृदय की संरचना आपने देखी, डायग्राम बनाया। अब उसके अंदर विस्तार से लिखते हैं। सबसे पहले मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। 2 होते हैं आलिंद, 2 होते हैं निलय। आलिंद होते हैं ऊपर की तरफ, निलय होते हैं नीचे की तरफ। समझ आ गया सर? अब जो दायां आलिंद है, दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच, दाएं आलिंद में दाएं निलय के बीच त्रिवल्ली कपाट, जबकि बाएं आलिंद व बाएं निलय के बीच, बाएं आलिंद व बाएं निलय के बीच द्विवर्णी कपाट पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। उसके बाद फुफ्फुस धमनी व महाधमनी में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ठीक, और क्या लिखना है? और क्या बताओ? कोर्डी टेंडन क्या होते हैं? कोर्डी टेंडनी, ये मैंने एक चीज लिखाई थी। तो टेंडन के समान संरचना, टेंडन क्या होता है? टेंडन के समान संरचना जो द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाटों का नियमन करती है। ये चीज मैंने आपको वहां पे भी बताई कि उन दोनों को खींच करके बंद कर देती है ताकि ब्लड जो है वो अर्धचंद्राकार कपाट से जाए, तो त्रिवर्णी कपाटों का नियमन करती है। ठीक बात है? ये कोडी टेंडनी होगी। अब कुल फुफ्फुस धमनी जो है वो 2 होती है, कुल फुफ्फुस शिरा 4 होती है, वो मैंने आपको वहीं पे बता दी। एक चीज और लिख दो, पश्च महाशिरा के अंदर जो कपाट पाया जाता है, उसके अंदर पश्च महाशिरा में यूस्टेकियन कपाट पाया जाता है। नाम लिख लो, यूस्टेकियन, यूस्टेकियन कपाट पाया जाता है, कपाट पड़ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपको लिख लो। बाकी मैंने डायग्राम के अंदर सारी चीजें एकदम प्रॉपर समझाई थी आपको। ठीक है, और ब्लड फ्लो आप समझ गए कि ब्लड फ्लो कैसे होता है, वो मैंने आपको लिखवा दिया। एक बार फिर से लिखवा देता हूं अगर आपका हो तो। समझ गए ना? चलो, बेटा अब अपन को क्या देखनी है? हृदय पंप कैसे करता है, उसकी मैकेनिज्म देखनी है। डायग्राम के अंदर थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाया था। हृदय की संरचना क्लियर है? हृदय की संरचना में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब तो पहले मैंने डायग्राम से समझाया, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दिया। अगर कोई मिस हो गया हो तो आप उस डायग्राम के अंदर अगर मैंने बताया तो आप अपने हाथों से लिख लो, नोट कर लो उसको। आपको लगता है ये भूल जाऊंगा, ये अच्छी बात है, तो उसको आप नोट कर लो। ठीक है, चलो अब अपन क्या समझते हैं? हार्ट पंप मैकेनिज्म, हृदय स्पंदन क्रियाविधि। हार्ट पंप मैकेनिज्म, हृदय स्पंदन क्रियाविधि। अब इसके अंदर क्या करना है? देखो, सबसे पहले SAN, इसको कहते हैं साइनो ऑरिक्यूलर नोड। ये एक प्रकार का नोडल टिश्यू है। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सीरा आलिंद प्रवसंधि, सीरा आलिंद प्रवसंधि। ठीक है, ये कहां पे पाया जाता है? दाएं आलिंद में ऊपर की तरफ, ऊपर दाईं ओर स्थित, ऊपर दाईं ओर स्थित। ठीक है, समझ आ गया? दाएं आलिंद में ऊपर दाईं ओर स्थित सबसे ज्यादा मात्रा में क्रियात्मक विभव उत्पन्न करता है। सबसे
ज्यादा मात्रा में क्रियात्मक विभव एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करता है। मान कितना है? 70 से 75 पर मिनट इतना उत्पन्न करता है। फिर आ जाता है आपका एवीएन। एवीएन क्या होता है? एवीएन एट्रोवेंट्रिकुलर नोड है ना, हिंदी में, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। नोड को हिंदी में कहते हैं परवसंधि, आलिंद निलय परवसंधि। आलिंद निलय परवसंधि, क्योंकि आलिंद और निलय के बीच में स्थित होता है, तो आलिंद निलय परवसंधि। ठीक है, तो ये हो जाएगा AVN। और ये कहां पे होता है? ये भी दाएं आलिंद में होता है, दाएं आलिंद में नीचे बाईं ओर स्थित है, नीचे बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एट्रोवेंट्रिकुलर नोड हो जाएगी। और उसके बाद में क्या हो जाएगा? हिंज के बंडल और पुर्किंजे फाइबर्स, पुर्किंजे तंतु। ये चारों के चारों क्या है? नोडल टिश्यू है। मैंने आपको बताया था ये चारों के चारों नोडल टिश्यू होते हैं जो हृदय पेशियों से उत्पन्न होते हैं। अभी हमको मैकेनिज्म समझनी है, मैकेनिज्म में आपको नहीं समझा रहा, मैं ये बता रहा हूं कि कौन कौन से इसके अंदर नोडल टिश्यू है जो हृदय आवेग उत्पन्न करेंगे, जो क्रियात्मक विभव उत्पन्न करेंगे, तो वो ये है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटा दे रहा हूं इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटा देता हूं। अब देखो, अब चार चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो समझ लो। एक होता है आलिंद, एक होता है निलय। आलिंद का संकुचन भी होगा, आलिंद का अनुशीतलन भी होगा। निलय का संकुचन भी होगा और निलय का अनुशीतलन भी होगा। ये चार स्टेज आपको समझ में आ रही है? आलिंद का संकुचन, आलिंद संकुचन, आलिंद अनुशीतलन, निलय संकुचन, निलय अनुशीतलन, ये चार अवस्था होती है। और एक होती है संयुक्त अनुशीतलन की अवस्था। संयुक्त अनुशीतलन, इसका मतलब क्या हुआ? संयुक्त अनुशीतलन का मतलब हुआ कि चारों की चारों चैम्बर अनुशीतलन में है, उसे अपन संयुक्त अनुशीतलन कहते थे। आलिंद का संकुचन हो रहा है उस समय निलय अनुशीतलित होंगे, निलय का संकुचन हो रहा है आलिंद अनुशीतलन अवस्था में होंगे, लेकिन संयुक्त अनुशीतलन का मतलब है चारों के चारों चैम्बर अनुशीतलन में, वो संयुक्त अनुशीतलन है। तो ये चीजें आपको साइड में ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको हृदय पंप कैसे करता है उसके मैकेनिज्म बता दूं। सबसे पहले संयुक्त अनुशीतलन की अवस्था में, संयुक्त अनुशीतलन की अवस्था में 70% रक्त आलिंद से निलय में प्रवेश कर जाता है, निलय में प्रवेश कर जाता है। यानी कि संयुक्त अनुशीतलन, यानी कि जब चारों चैम्बर विश्राम अवस्था में होता है उस समय 70% ब्लड जो है वो आलिंद से निलय में प्रवेश कर जाएगा। दूसरी कंडीशन में अब जो बचा हुआ 30% रक्त है वो नहीं जा पाएगा, है ना। अब SAN यानी कि साइनो एट्रिकुलर नोड जो होता है उसके अंदर क्या उत्पन्न होगा? हृदय आवेग उत्पन्न होगा। SAN में हृदय आवेग उत्पन्न होने से, SAN में हृदय आवेग उत्पन्न होने से दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं। तथा बचा हुआ 30% ब्लड, यानी कि 70% पहले आ चुका था, जो लेफ्ट 30% है, बचा हुआ 30% रक्त भी निलय में आ जाता है। यही बात मैंने आपको बताई थी और यही बात मैंने आपके सामने लिख दी। अब ये जो हृदय आवेग है, ये हृदय आवेग क्या करेगा? ये हृदय आवेग निलय में प्रवेश करेगा
क्या दोनों निलय एक साथ संकुचित होंगे? दोनों निलय एक साथ संकुचित होंगे, जिससे दोनों निलय से, जिससे दोनों निलयों से 70 ml ब्लड, 70 ml रक्त जो है वो क्या कहेगा, तो इसमें जाएगा एक तो फुफ्फुस धमनी वह महाधमनी में प्रवेश करता है। समझ गए मेरी बात को? अब फुफ्फुस धमनी में किससे जाएगा ब्लड? ऑब्वियसली बात है, दाएं नीले से जो ब्लड 17 ml जाएगा वो फुफ्फुस धमनी में जाएगा, और जो बाएं वाला नीले है उसके अंदर संकुचन से जो 17 ml रक्त है वो किसमें जाएगा? इसके अंदर, महाधमनी के अंदर जाएगा। ठीक है, ठीक है। और ये जो 70 ml ब्लड जाता है ना, इसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये हृदय के पंप की मैकेनिज्म है, ये हृदय के पंप की मैकेनिज्म है। सबसे पहले इस युक्त अनुशीतलन व्यवस्था में जब चारों चैम्बर विश्राम है, 70% ब्लड आलिंद से नीले में प्रवेश करेगा। अब बचा हुआ 30% रक्त आलिंद से नीले में जाने के लिए ऐसे अंग के अंदर हृदय आवेग उत्पन्न होगा, जिससे दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं और आपका यहां से ब्लड जो है वो अंदर चला जाता है, बचा हुआ 30%। अब ये जो हृदय आवेग ऐसे अंग में उत्पन्न हुआ वो नीले भित्ति में प्रवेश करता है, यानी एवियन के पास आता है, और जिससे दोनों नीले एक साथ संकुचित होते हैं, और प्रत्येक नीले से 100, यहाँ पे टोटल जो ब्लड रहता है ना वो 120 ml रहता है, ये याद रखना, टोटल ब्लड 120 ml रहता है। एक बार जब हृदय में जो रक्त पास होता है ना 120 ml होता है, तो उसमें से 70 ml तो ऊपर चला जाता है, 50 ml पीछे ही पड़ा रहता है ना। तो जो 70 ml चला रहता है, प्रत्येक नीले 70 ml रक्त पंप करता है, एक धड़कन में धक 70 ml रक्त चढ़ेगा, दूसरा धक 70 ml रक्त चढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे 70 ml रक्त जो प्रत्येक नीले एक स्पंदन के दौरान ऊपर चढ़ा रहा है, चाहे वो फुफ्फुस धमनी में चढ़ाओ चाहे महाधमनी में चढ़ाओ, वो डिपेंड करता है कि दायां नीले है कि बायां नीले है। तो ये जो 70 ml ब्लड होता है इसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। ये हृदय की पंपिंग की मैकेनिज्म है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, बेटा उसको अब आपने सुना होगा हृदय ध्वनियां उत्पन्न होती है, हृदय साउंड उत्पन्न होता है, एक होती है लब, एक होती है डब। ये क्या होती है भाई? लब डब लब डब लब डब। ये जो हृदय की ध्वनियां उत्पन्न होती है ब्लड के फ्लो के समय, ये क्या होती है ये हमें समझना है। हार्ट साउंड, हार्ट साउंड, जो फास्ट हार्ट साउंड होता है वो होता है लब। क्या होता है? लब, है ना। और जो सेकेंड हार्ट साउंड होता है वो होता है डब। अब ये क्यों उत्पन्न होते हैं, क्या होते हैं, ये हमें समझ रहा है। ये जो होता है ना, ये इसमें टाइम लगता है 0.15 सेकेंड का, इसमें जो टाइम लगता है ना वो केवल 0.1 सेकेंड का समय लगता है। ऊपर वाला जो होता है ना ये होता है कम तारत्व की ध्वनि, कम तारत्व, और ये होती है अधिक तारत्व की। अधिक तारत्व मतलब तीखी आवाज होती है, इसमें भारी आवाज होती है। ये कम तारत्व, ये अधिक तारत्व। इसमें 0.15 सेकेंड, इसमें हो जाएगा आपका 0.1 सेकेंड। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ये होते हैं नीले संकुचन के दौरान। ये ध्वनि कब उत्पन्न होती है? नीले संकुचन के दौरान। और ये ध्वनि उत्पन्न होती है नीले अनुशीतलन के दौरान। ठीक है, तो ये दोनों साउंड के बारे में भी लिख लेना कि कौन सा साउंड क्या होता है, एक नीले अनुशीतलन के दौरान, एक नीले संकुचन के दौरान। मिटाओ। चलो अब अपन को पढ़ना है कार्डियक साइकिल।
हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र, इंग्लिश में बोलते कार्डियक साइकिल। क्या होता है हृदय चक्र? हृदय चक्र क्या होता है? हृदय की एक एकल स्पंदन के दौरान घटने वाली जितनी भी घटना है उसको हृदय चक्र कहते हैं। यानी कि जब हृदय एक बार धड़कता है और एक बार धड़कने के अंदर जितना भी प्रोसेस होता है, जितनी भी क्रियाएं होती है, वो सारे हृदय चक्र के अंदर काउंट की जाती है। समझ गए मेरी बात को? तो हृदय के एक एकल स्पंदन के दौरान घटने वाली सभी घटनाएं, हृदय चक्र कहलाती है। तो हृदय चक्र की आपसे कोई परिभाषा पूछे कि जो हृदय जो एक बार धड़कता है तो उस एक बार धड़कने में उसमें क्या क्या करना पड़ रहा है, वो सारी हृदय चक्र कहलाता है। अब क्या क्या करना पड़ रहा है? आलिंद का संकुचन, ये चारों चीज मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, फिर बता देता हूं। आलिंद का संकुचन, आलिंद का अनुशीतलन, निलय का संकुचन, निलय का अनुशीतलन। ठीक है, निलय का संकुचन, निलय का अनुशीतलन। और अगर मैं बात करूं तो एक संयुक्त अनुशीतलन की अवस्था होती है, संयुक्त अनुशीतलन की अवस्था होती है। संयुक्त अनुशीतलन की अवस्था इसी के अंदर होगी। अब आलिंद का जो संकुचन होता है ना, ये कितना होता है? इसमें मतलब टाइम कितना लग रहा है, अपन देख रहे हैं टाइम। यहां पे जो टाइम लग रहा है इसमें लगेगा 0.1 सेकेंड, इसमें 0.7 सेकेंड, इसमें 0.3 सेकेंड, इसमें 0.5 सेकेंड और इसमें 0.4 सेकेंड। अब देखो हृदय चक्र या हृदय के एकल स्पंदन में टोटल जो टाइम लगता है वो लगता है 0.8 सेकेंड। कितना लगता है? 0.8 सेकेंड। 0.1 और 0.7 कितने हो? 0.8 हो। 0.3 और 0.5 कितने हो? 0.8 हो। मतलब यहाँ पे ये अब आप कहेंगे सर ये तो 0.8 16 हो रहा है यार, तो ये ऐसा नहीं है। जब ये संकुचित होगा तो ये दूसरा बड़ा अनुशीतलन अवस्था में रहेगा, है ना? तो ये आपस में एडजस्ट होंगे। एक एकल स्पंदन का जो समय होता है वो 0.8 सेकेंड होता है, ये भी आपको याद रखना है। हृदय चक्र की कुल अवधि कितनी होती है आपसे पूछ ले, तो हृदय चक्र की कुल अवधि होती है 0.8 सेकेंड। और आपसे पूछ ले निलय संकुचन में, आलिंद संकुचन में कैसा भी टाइम पूछ ले, ये मैंने आपको नोट करवा दिया। ठीक है। अब एक चीज होती है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, इसका क्या मतलब हुआ? हृदय निर्गत। हिंदी में बात करूं, हृदय निर्गत, इसका क्या मतलब हुआ? ये एक अलग पॉइंट है। तो इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक निलय द्वारा प्रति मिनट पंप किए जाने वाले रक्त का आयतन, प्रत्येक निलय द्वारा प्रति मिनट पंप किए जाने वाले रक्त का आयतन, उसे अपन नाम देते थे कार्डियक आउटपुट। उसे क्या नाम दे देते हैं? कार्डियक आउटपुट। अब ये कैसे निकालेंगे भाई? प्रत्येक निलय जो है वो एक स्पंदन में कितना ब्लड निकालता है? 70 ml, जिसको अपन क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना? और अपन को तो एक स्पंदन का नहीं निकालना, अपन को 1 मिनट का निकालना है। तो 1 मिनट में हृदय कितना धड़कता है? 70 से 75 लगभग, है ना? तो हार्ट बीट रेट इसको कर देंगे, हार्ट बीट रेट से गुणा करवा देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा? कार्डियक आउटपुट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का मान 70 ml। ब्लड हृदय कितने बार धड़कता है? 70 से 75। तो ये जो है लगभग आपका आ जाएगा 5 लीटर अप्रोक्स का मतलब होता है लगभग 5 लीटर। तो हृदय निर्गत या कार्डियक आउटपुट का मान कितना हो गया? 5 लीटर हो गया। और कैसे हो गया समझ में आया? बहुत सिंपल है। कार्डियक आउटपुट की परिभाषा ध्यान में रखनी। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक निलय के द्वारा, दोनों निलय नहीं, एक निलय प्रति मिनट कितना ब्लड पंप करता है उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो अब इसको अपन कैसे निकालेंगे? अपन को ये जरूर पता है कि एक पंप में वो 70 ml ब्लड भेजता है और 1 मिनट का अपन को निकालना है। तो 1 मिनट में हृदय कितने पंप मारता है? 72 बार, 70 से 75 एवरेज मान के चलते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट बीट रेट से गुणा करेंगे, यानी कि 70 ml को 70 से 72 से गुणा करेंगे तो 5 लीटर अप्रोक्स इसका मान आ जाएगा। ये भी नोट कर लो। अब ये जो कार्डियक आउटपुट का मान है ना 5 लीटर मैंने लिखा है, तो जरूरी नहीं ये सबके अंदर बराबर हो, है ना? सबके अंदर समान हो ये जरूरी नहीं है।
सब में समान हो जरूरी नहीं। तो सर अगर कोई व्यक्ति एक्सटर्नल एक्टिविटी ज्यादा दर्शाता है ना, पेशीय गतिविधियां ज्यादा दर्शाता है, तो उसमें कार्डिक आउटपुट का मान ज्यादा होता है। इस पॉइंट को भी आप लिख लेना, नोट कर लेना, मेरे पास जगह नहीं है, आप ये लिख लेना कि अगर कोई व्यक्ति अधिक पेशीय गतिविधियां दर्शाता है तो उस स्थिति में कार्डिक आउटपुट का मान 5 गुना तक ज्यादा हो सकता है। यानी कि जो 5 लीटर मान है ना, इसकी जगह 25 लीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप कितना भारी काम कर रहे हैं, कितना वर्कलोड है आपके पास। ठीक है बात। अब एक होती है पल्स। तो पल्स रेट जो होती है ना, वो हार्ट बीट रेट के बराबर ही होती है। डॉक्टर आपकी पल्स चेक करता है, क्यों चेक करता है? पल्स रेट जो होती है वो हार्ट बीट रेट के बराबर होती है। पल्स रेट जो है वो हार्ट बीट रेट के बराबर होती है। यानी कि निलय संकुचन से जो कंपन उत्पन्न होता है वो आपके धमनियों में प्रसारित होता है, उसे कहते हैं पल्स रेट। तो पल्स कैसे कहते हैं? नाड़ी स्पंद क्या होता है वो भी आप लिख लेना कि निलय संकुचन के दौरान उत्पन्न होने वाले कंपन धमनियों में प्रसारित होते हैं, इसे पल्स रेट कहा जाता है। और ये हृदय की धड़कन के बराबर होता है। ये क्या होता है? हृदय की धड़कन के बराबर होता है। लिख लो, फटाफट लिख लो इसको। बेटा चल, अभी अपना ईसीजी बचा हुआ है, मैं एक ईसीजी बचा हुआ है, एक अपना पोर्टल सिस्टम यानी कि निवाहिका तंत्र बचा हुआ, और एक हृदय से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है, बीमारियां हैं, वो बची हुई। उससे पहले मैं आपको 3 शब्द यहां पे लिख रहा हूं। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, और एक होता है कोरोनरी सर्कुलेशन। है पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन। अब इसका मतलब क्या है? पल्मोनरी यानी कि फेफड़ों से रिलेटेड, यानी कि हृदय और फेफड़ों के बीच होने वाला रक्त का जो आदान प्रदान है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का मतलब हृदय और ऊतकों के बीच होने वाला जो रक्त का प्रवाह है, जो आदान प्रदान है, उसे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब है हृदय की भित्ति के अंदर ही अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है, उसका जो आदान प्रदान होता है, वो कोरोनरी सर्कुलेशन होता है। समझ गए मेरी बात को? हृदय से फेफड़ों व फेफड़ों से हृदय के बीच होने वाला परिसंचरण। ऐसी कैसी परिभाषा तुम यहां पे लिख दोगे? क्या लिखना है? हृदय से ऊतकों तथा ऊतकों से हृदय की ओर होने वाला परिसंचरण। और यहां पे क्या होता है? हृदय की भित्ति के अंदर ही ये तीनों टर्म्स आपको समझ आ गई? सिंपल सी बात है, आपको याद रखना पड़ेगा। पल्मोनरी यानी कि फेफड़ों से रिलेटेड है, सिस्टमैटिक यानी कि दैहिक, इसे हिंदी में कहते हैं दैहिक परिसंचरण, है ना, इसको फुफ्फुसीय परिसंचरण, और ये आपका कोरोनरी सर्कुलेशंस। ये तीनों टर्म्स लिख लो फटाफट, ये तीनों टर्म्स लिख लो। लिखिए। चल अब अपन क्या देखते हैं? अब अपन देखते हैं पोर्टल सिस्टम, निवाहिका तंत्र। क्या होता है पोर्टल सिस्टम? निवाहिका तंत्र, निवाहिका तंत्र इंग्लिश में इसको कहते हैं पोर्टल सिस्टम। ये क्या होता है? इसमें ध्यान से सुनना, निवाहिका तंत्र का मतलब है इसके अंदर जो ब्लड होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, विऑक्सीकृत रक्त होता है, वो सीधा हृदय में न जाकर के मध्यवर्ती रूप से किसी दूसरे अंग में जाता है, बीच में कोई ऐसा बिचौलिया होता है, उसमें खून पहले प्रवेश कर जाता है, तो वो होता है, यहां पे लिख लेता हूं मैं, इसमें
वी ऑक्सीकृत रक्त यानी कि अशुद्ध रक्त, वी ऑक्सीकृत रक्त सीधा हृदय में न जाकर बीच में किसी मध्यवर्ती द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। है ना? तो उसे अपन कहते हैं हिपोटिक पोर्टल सिस्टम। अब ये 3 प्रकार का होता है निवाहिका तंत्र। सबसे पहले आ जाता है वृक्क निवाहिका तंत्र, यानी कि इसके अंदर खून कौन ग्रहण कर लेगा? हृदय में न जाकर के वृक्क में खून आ जाएगा, तो उसे वृक्क निवाहिका तंत्र कहा जाता है ना? ये वृक्क शरीर के पश्च भागों से खून इसमें आ जाता है, शरीर के पश्च भागों से ये ग्रहण कर लेता है किसको? खून को। ठीक है। अब ये वृक्क निवाहिका तंत्र, इंग्लिश में इसको कहते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। ये किसमें पाया जाता है? फिश और एम्फीबियंस में। किसमें पाया जाता है? फिश और एम्फीबियंस में। तो पूछ ले तो फिश और एम्फीबियंस में ये पाया जाता है। उसके बाद में आ जाता है यकृत निवाहिका तंत्र। तो इसके अंदर ब्लड किसमें आएगा? हृदय में न जाकर के यकृत में, यानी कि पोषक पदार्थों से भरा विऑक्सीकृत रक्त यकृत में आ जाता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं बात कहूं तो जो पाचन तंत्र है और यकृत के बीच का सेवनीय तंत्र है। ठीक है। और ये जो है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये सभी कोडेट्स में पाया जाता है, ऑल कोडेट्स। ठीक है। और एक इसके अंदर होता है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, है ना? तो ये आपके पीयूष ग्रंथि से संबंधित होता है। ठीक है। पीयूष ग्रंथि से संबंधित होता है। तो ये तीनों चीजें आपको लिख लो। निवाहिका तंत्र क्या होता है समझ आ गया? ब्लड आपके हृदय में न जाकर के जो अशुद्ध रक्त है वो मध्यवर्ती रूप से किसी दूसरे अंग में चला जाता है। अब वो कौन से अंग में जाता है उसी के बेसिस पे नाम रखा गया है, जैसे कि वृक्क निवाहिका तंत्र। तो ब्लड जो है वो हृदय से न जाकर के वृक्क में आ रहा है, किडनी में आ रहा है, तो वृक्क निवाहिका तंत्र। अगर वो ब्लड यकृत लिवर के अंदर आ रहा है तो यकृत निवाहिका तंत्र। और अगर ब्लड हाइपोफाइशियल यानी कि पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड अगर सिस्टम है तो वो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम होता है। ये 3 प्रकार के निवाहिका तंत्र आपको जानने हैं। निवाहिका तंत्र को समझना है किसे कहते हैं, फिर 3 प्रकार के निवाहिका तंत्र होते हैं, किसमें कौन सा पाया जाता है ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इतनी बातें आपको यहां पे समझनी है। अब अपन समझते हैं ईसीजी। क्या समझते हैं? ईसीजी। ये है आपके सामने ईसीजी। क्या है? ईसीजी। हृदय से रिलेटेड एक जांच होती है जिसका नाम होता है ईसीजी। अगर आपने सुना है, आपने करवाई है किसी की, तो ये आपने जरूर देखी होगी। उसके अंदर कुछ इस प्रकार से डायग्राम आपको लाइनिंग मिलती है। मैंने केवल एक खंड इसका लिया है, इसमें बहुत सारी लाइनें होती हैं, वो सारी नहीं लिए। ये ईसीजी का एक खंड है। ईसीजी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दोनों ही। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। होता क्या है ईसीजी सुनो पहले। हृदय पेशियों के अंदर जो हृदय आवेग उत्पन्न होते तो हृदय पेशियों में हृदय आवेग जो उत्पन्न होते हैं उसके अंदर वो जो हृदय आवेग उत्पन्न होते हैं उसको मापने के लिए जो मशीन प्रयुक्त होती है उसको तो कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये जो चित्रीय निरूपण है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। थोड़ा सा आप शौकीन हो सकते हैं कि सर ग्राफ तो ये है, लेकिन यहां पे उल्टा चलता है। ये ग्राफ है लेकिन इसको ग्राम कहेंगे, और जो ग्राम है उसको ग्राफ कहेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? दोबारा समझो। हृदय पेशियों में उत्पन्न क्रियात्मक विभव को मापने हेतु प्रयुक्त तकनीक, प्रयुक्त मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाती है। और उस वैद्युत जो चित्रीय निरूपण है ना, हृदय आवेग की जो पेशिया में जो क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है उसका चित्रीय निरूपण जो है उसे अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो पहले मैं आपको लिखवा देता हूं, जैसे कि हृदय पेशियों में उत्पन्न क्रियात्मक विभव
के मापन हेतु प्रयुक्त तकनीक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाती है। तथा इसका जो चित्रीय निरूपण है हृदय पेशियों की, इसका चित्रीय निरूपण इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। ठीक है, ये आपको समझना है। अब यहां पे ये जो लाइन दिख रही है ये ईसीजी है, यहां पे ये है, इसको बोलते हैं पी वेव, इसको बोलते हैं पी वेव। ये QRS कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, ये टी वेव, और वापस टी वेव से वापस क्या हो जाएगा, पी वेव QRS कॉम्प्लेक्स टी वेव, ऐसे चलता रहता है ना। पी वेव QRS कॉम्प्लेक्स टी वेव, वापस आगे जाएंगे तो पी वेव QRS कॉम्प्लेक्स टी वेव, ऐसे चलेगा। अब यहाँ पे ये जो पी वेव है, ये पी वेव क्या दर्शाती है, आलिंद के संकुचन को दर्शाती है। पी वेव क्या दर्शा रही है, आलिंद के संकुचन को या आलिंद के विध्रुवण को दर्शा रही है। QRS कॉम्प्लेक्स यानी कि ये वाला जो है QRS कॉम्प्लेक्स, ये नीले के संकुचन या नीले के विध्रुवण को दर्शा रहा है। वही जो टी वेव है, ये टी वेव नीले के अनुशीतलन को दर्शा रही है। ये क्या दर्शा रही है, नीले के अनुशीतलन या नीले के पुनः ध्रुवण को दर्शा रही है। समझ रहे, हर एक चीज हर एक अलग चीज को दर्शा रही है। पी वेव आलिंद के संकुचन को, QRS कॉम्प्लेक्स नीले के संकुचन को, और टी वेव नीले के अनुशीतलन को यहाँ पे दर्शा रही है। और इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड, क्योंकि हृदय के एक एकल स्पंदन में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड का समय यहाँ पे लगता है। ठीक है, चल अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इसमें मौजूद विभिन्न तरंगे एक निश्चित आकृति को रखती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में मौजूद विभिन्न तरंगे, जो आप दिखाई दे रही है आपको, विभिन्न तरंगे एक निश्चित आकृति को दर्शाती है, इनके मानक विचलन में, यानी कि जो स्टैंडर्ड इनका डेविएशन है, मानक विचलन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हृदय विकार को दर्शाता है। यानी कि डॉक्टर कैसे पता लगाता है कि इसके अंदर हृदय से संबंधित बीमारियां हैं। ये जो PQRST जो भी वेव है, इनके अंदर एक मानक विचलन होता है, और इसके अंदर थोड़ा सा भी चेंज अगर दिखाई देता है, अपन को तो नहीं पता चलता, लेकिन डॉक्टर ने पढ़ाई की होती है तो उनको पता होता है कि यहाँ पे इसके अंदर डेविएशन में कुछ चेंज है, और हर एक डेविएशन एक अलग हृदय विकार को दर्शाता है। यानी कि इनकी आकृति में अगर बदलाव है तो वो आपके एक हृदय विकार को दर्शाता है। इसलिए जब भी आप जाते हैं डॉक्टर के पास और हृदय संबंधित आप कुछ परेशानियां बताते हैं, तो वो सबसे पहले आपको ECG रिकमेंडेड करता है। क्यों? क्योंकि ECG देख के वो पता लगा लेगा कि इस व्यक्ति में ये गड़बड़ है। वो इन तरंगों को देख के ये पता लगा लेगा कि इनके मानक विचलन में बदलाव है, कहां पे बदलाव है और कौन सी प्रकार की बीमारी है। ये बात आपको समझनी थी, ठीक है। अब QRS कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना, इनको गिन करके हम हृदय स्पंदन की दर को निर्धारण कर सकते हैं। QRS कॉम्प्लेक्स, इनको गिनकर हम हृदय स्पंदन दर निकाल सकते हैं। कैसे? मान लो आपको ECG का अंदर एक पूरा खंड दे दिया, उसके अंदर जो QRS कॉम्प्लेक्स है ना, उसको गिन करके हार्ट बीट रेट आप निकाल सकते हैं। तो ये भी कई बार सवाल आ सकता है। ये थी ECG कंप्लीट। पूरा नाम पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है और प्रयुक्त तकनीक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब अपन पढ़ते हैं हृदय संबंधित बीमारियां। हृदय संबंधित बीमारियां, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। सबसे पहली जो बीमारी अपन को पढ़नी है ना, उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी
डिजीज, हिंदी में कहते हैं धमनी काठिन्य बीमारी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसमें क्या होता है, जो आपकी कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी में या तो कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम सोल्ट जमा हो जाते हैं। जमा होने से रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। जानने मेरी रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर या तो कोलेस्ट्रॉल के या फिर कैल्शियम सोल्ट के एवलेपिंड वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं या जमा हो जाते हैं, जिससे ब्लड का जो फ्लो है वो प्रभावित होता है। इसे अपन कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है, अगर उसमें केवल कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, ध्यान से सुनना, अगर उसमें केवल कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है तो उसको कहते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। इस बीमारी का नाम हो जाएगा अथेरोस्क्लेरोसिस। ये मैं बहुत ज्यादा डीप जा रहा हूं, वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन इसमें कोलेस्ट्रॉल हो भी रहा है और उसके साथ साथ कैल्शियम सोल्ट भी जमा हो रहा है, यानी कि दोनों जमा हो रहे हैं, तो फिर इसको नाम दे दिया जाता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ये है अथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें केवल कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, जबकि कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ कैल्शियम सोल्ट भी जमा हो रहा है, तो उसको अथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। क्लियर है बात? अब देखो, अब दो शब्द और आ रहे हैं। एक आता है एंजियोग्राफी और एक होता है एंजियोप्लास्टी। इसका क्या मतलब हुआ सर? एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। तो इसका मतलब हुआ कि कोरोनरी धमनी के अंदर, एंजियोग्राफी का मतलब जो कोरोनरी आर्टरी होती है या कोरोनरी धमनी होती है, कोरोनरी धमनी में ब्लॉकेज किसका, ये ऊपर जो लिखा है इसी का, ब्लॉकेज पता करने की तकनीक, उसको तो कहते हैं एंजियोग्राफी। और इस ब्लॉकेज को हटाने की प्रक्रिया, ये जो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंजियोप्लास्टी। दोनों का डिफरेंस समझ आ गया? कोरोनरी आर्टरी के अंदर भाई पता चल गया कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम सॉल्ट जमा है, ये कैसे पता चलेगा? एंजियोग्राफी करते हैं उसकी। एक पतला सा पाइप है, वो यहां से घुसाते हैं और हृदय तक पहुंचाते हैं, और वहां उसके आगे कैमरा वगैरह जो भी है, वहां से एंजियोग्राफी होती है और उससे ये पता चल जाता है कि इसके कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है। अब उसी से अगर ब्लॉकेज को हटाना है तो उसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं, है ना। दो प्रोसेस होते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये कोरोनरी आर्टरी से संबंधित आपको बातें ध्यान में रखनी है। कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल भी जमा हो सकता है, कैल्शियम सॉल्ट भी जमा हो सकता है, और इससे क्या होगा? ब्लड फ्लो में बाधा उत्पन्न होगी। चलो लिख लो इसको। अगली बीमारी देखो, एक बीमारी भी अभी बन गई। अगली जो बीमारी है वो है एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस, हृदय सूल। हिंदी में कहते हैं हृदय सूल और इंग्लिश में कहते हैं एंजीना पेक्टोरिस। इसमें क्या होता है भाई? इसमें क्या होता है? लगातार हृदय को ऑक्सीजन आपूर्ति कम होने से वक्ष भाग में उत्पन्न तीव्र दर्द की अवस्था, वक्ष भाग में उत्पन्न तीव्र दर्द की अवस्था, ये एंजीना पेक्टोरिस की कंडीशन है कि हृदय को अगर आप ऑक्सीजन की आपूर्ति, मतलब आप तो क्या करेंगे उसमें, अगर हृदय को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है तो ये उस समय अगर आपके वक्ष भाग में बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है तो वो एंजीना पेक्टोरिस नाम की बीमारी होती है। ठीक है, अब तीन चीज मैं आपको और बता रहा हूं। एक होता है हार्ट फेलियर, एक होता है हार्ट अटैक, ये तीनों सेम है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, और एक होता है कार्डियक अरेस्ट। ये तीनों बीमारी हृदय से संबंधित बीमारी है, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। इसका क्या मतलब?
अब देखो तीनों के अलग अलग मतलब है। हार्ट फेल का मतलब है इसमें हृदय, हृदय जो है इसमें हृदय शरीर की मांग के अनुसार रक्त पंप नहीं कर पा रहा। तो कहते हैं हार्ट फेल हो गया, मतलब ब्लड जितनी बॉडी को जितनी सप्लाई चाहिए उतना सप्लाई इसमें नहीं हो रहा है, तो हार्ट फेल हो गया। हार्ट अटैक में क्या होता है, इसमें हृदय पेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी अगर हृदय की पेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती है अचानक से तो वो हार्ट अटैक बोलते हैं उसको। और कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, इसमें हृदय स्पंद करने से रुक जाता है, स्पंद करने से रुक जाता है, यानी हृदय धड़कना ही बंद हो जाता है। ये तीनों के अंदर डिफरेंस है। हार्ट फेलर के अंदर हार्ट प्रॉपर रूप से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है शरीर की मांग के अनुसार, तो हार्ट फेलर। अगर हृदय की पेशियां क्षतिग्रस्त हो जा रही है तो हार्ट अटैक, और हृदय स्पंद करने से ही रुक जाता है तो हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, ये तीनों के अंदर डिफरेंस है। और ये 4 बीमारी, यहाँ पे टोटल हमारी 5 बीमारियां होगी। ठीक है, चलो अब एक और होती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई बीपी, उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप, सामान्य अवस्था में जो ब्लड प्रेशर होता है, सामान्य अवस्था में बीपी कितनी होती है, 140/90 mmHg, ये समान होता है। यानी नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब, बीपी को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं रक्तदाब और इंग्लिश में ब्लड प्रेशर। तो रक्तदाब कितना होता है, 140/90, क्या लिख रहा हूं मैं, 140/90 mmHg होता है। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल कंडीशन। अगर इससे ज्यादा हो जाए, इससे ज्यादा हो जाए तो वो हाई बीपी है, उच्च रक्तचाप है। बहुत सिंपल सी बात है, नॉर्मल कंडीशन में ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg, अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो इसे हाई बीपी कहते हैं। सिंपल सी बात है। एक होता है एडम्स स्ट्रोक सिंड्रोम, एडम्स स्ट्रोक सिंड्रोम, ये भी हृदय से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या होता है कि मैंने कहा ना, इसमें हृदय के अंदर क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है, हृदय आवेग उत्पन्न होता है। वो हृदय आवेग आलिंद से नीले में प्रवेश नहीं करता, पहले आलिंद संकुचित होते हैं और ब्लड नीले में प्रवेश करता है, फिर वो हृदय आवेग नीले भित्ति में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे अगर ये बीमारी हो जाती है तो कुछ समय के लिए वो जो हृदय आवेग है वो आलिंद से नीले में प्रवेश नहीं करता है ना। हृदय आवेग आलिंद से नीले में प्रवेश नहीं करता है ना। तो ये आपका एडम्स स्ट्रोक सिंड्रोम है। ये थी हृदय से संबंधित बीमारियां। और मैं देख लेता हूं अगर कुछ बचा हो तो मैं आपको, जैसे सारी चीजें आपने कर ली, ईसीजी कर ली, हाँ चलो अब 2 बातें मैं आपको और लिखा देता हूं यहां पे। एक तो हृदय स्पंदन दर की लय को बनाए रखना, ये काम किसका है, ये काम है मेड्यूला ऑब्लिगेटा का, मेड्यूला ऑब्लिगेटा का। और एक जो है वो हार्ट बीट रेट को बढ़ाने का जो काम करते हैं वो करता है एड्रीनलिन, 2 हार्मोन है, एड्रीनलिन व नोरेड्रेनालिन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2 छोटे छोटे पॉइंट नोट कर ले लिखना कि हृदय स्पंदन दर की लय को बनाए रखने का काम मेडुला ऑब्लिगेटा करता है, और हार्ट बीट रेट बढ़ाने वाले 2 हार्मोन कौन से, एक एड्रीनलिन एक नोर एड्रीनलिन।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। बाकी बीमारी अपन ने कर ली है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आई होप। अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से आप जाके देखो, मैंने पूरा कोशिश की है कि आपको एक एक चीज यहाँ पे लिखाऊं। ठीक है, तो आपको अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको आगे से आगे शेयर करिए करिए, ताकि बहुत ज्यादा विद्यार्थियों के पास पहुंचे और हमारी मेहनत और ज्यादा सफल हो। ठीक है, बाकी क्लासेस आती रहेगी और आप देखते रहना, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि क्लासेस बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।